भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कल से ये एक्ट बन गया है और देश में लागू हो गया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अब इसके बाद जो घुसपैठिए हैं और जो असल जरूरतमंद है उसके बीच में डिफरेंशिएट होने का एक मार्ग रास्ता मिला है ना। आपको ये समझना पड़ेगा, पहले तो ये जो एक्ट है ये कोई नागरिकता छीनने का नहीं, ये नागरिकता देने का है। पहली चीज, जो वहाँ अल्पसंख्यक है, मजहब के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों को नागरिकता देने का कानून ये भारत में है। और तमाम विपक्षी नेता इसको मुद्दा बना रहे हैं कि ये अभी लोकसभा चुनाव के समय क्यों लाया गया। चुनाव जीतने के बाद लाए तो भी तुम्हारे पेट में दर्द है और चुनाव से पहले लाए तो भी तुम्हारे पेट में दर्द है। जय श्री राम। सभी को मैं देवेश तिवारी नमस्कार करता हूं। आज की वार्ता में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है श्रीमान सौरभ उनियाल जी। आप अभी दिल्ली प्रदेश में उत्तराखंड प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। पूर्व में आप दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों पे आपने काम किया। स्वागत है भाई साहब आपका हमारे इस चर्चा में। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कल देर शाम भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में 11 दिसंबर को पार्लियामेंट से पास हुआ था। उसकी नोटिफिकेशन कल हुई है। कल से ये एक्ट बन गया है और देश में लागू हो गया है। आप भारत सरकार के इस जो ऐतिहासिक बिल है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और पूरे देशवासियों को इसके लिए बधाई देता हूं। देखिए, आपने अभी अपने बात में बताया कि 2019 में दिसंबर 2019 में ये एक्ट पास हो गया था लोकसभा राज्यसभा से। उसके बाद ये कानून बनने की प्रक्रिया में ही था कि तभी उसके 2 दिन बाद से ही दिल्ली के शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। जो प्रदर्शनकारी थे उनको भ्रमित कर वहां बिठाने का काम हुआ था और आप देखेंगे उसके तुरंत बाद ही जो है विधानसभा चुनाव दिल्ली के थे और उस दौरान में भी ये सब माहौल लगातार बना है। 2020 में 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा उसके बाद का चुनाव हो गया। उसके बाद आप देखें जैसे चुनाव संपन्न हुआ तो दिल्ली के अंदर हमने जो मेरे को ध्यान नहीं है कि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से तो मैंने दिल्ली में देखा नहीं है कि इतने ऐसे विभत्स जो दृश्य देखने को मिले, ऐसे जो दंगे देखने को मिले जिसमें हजारों लोग बेघर हो गए, उनके घर जला दिए गए, दुकानें जला दी गई, उनकी गाड़ियां जला दी गई, बहुत जान माल का नुकसान हुआ। और क्योंकि आपने अभी मेरे परिचय में बताया, क्योंकि मैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक हूँ, मूल रूप से उत्तराखंड के देवप्रयाग से आता हूँ, तो आपको उसके बारे में भी छूते हुए इस घटनाक्रम से, इस दुर्घटना से, इस दंगों से जुड़ा हुआ विषय ये है कि एक दिलबर नेगी नाम का एक युवक जो उत्तराखंड के से पलायन करके यहाँ नौकरी करने आया था और अपनी जो छोटी बहनें थी और परिवार का जो पालन पोषण केवल उसकी नौकरी से होता था और उसकी जो है निर्मम हत्या उस दौरान में दंगों के दौरान में हुई। ये बहुत ही शर्मनाक था, बहुत ही। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक ये बात है कि घटनाएं होती हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी मुख्यमंत्री तैयार नहीं। दूसरी बात यह है कि उन प्रदर्शनकारियों के साथ मुख्यमंत्री संलिप्त पाए जाते हैं, उनके लोग पाए जाते हैं। उनका जो पार्षद है उसकी छत से जो है पत्थर, ईंट, बम, बारूद फेंका जा रहा है। कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है, सजा भी मिली है और उसके बावजूद भी वो इस पर 2 शब्द कहने को तैयार नहीं है। दिलबर नेगी की मौत हो गई, उस पर 2 शब्द उन्होंने कुछ नहीं कहे। आज तक दिलबर नेगी के परिवार को कोई भी उन्होंने आर्थिक सहायता या कोई ऐसे उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराई हो, ऐसा भी काम उन्होंने नहीं किया। तो ये बड़ा। और वहीं हम देखते हैं कि रेप के जो आरोपी हैं उनको वो सिलाई मशीन देने का काम करती है, यही अरविंद केजरीवाल की सरकार। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोहरे मापदंड, दोहरे चरित्र वाली सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इन्होंने ही कहा था कि पहले हम कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा, आज उसी कांग्रेस के साथ इंडी अलायंस में बैठ करके गठबंधन कर रहे हैं, दिल्ली की 3 और 4 सीटों में आपस में बंटवारा कर रहे हैं। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली की जनता उनका चेहरा देख चुकी है। मैं वापस अमेंडमेंट एक्ट, जो हमारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, मैं उस पर आता हूँ। मैं पुनः देश को बधाई देता हूँ और सबसे ज़्यादा खुशी उन लोगों के लिए है जो लोग
आज का पाकिस्तान यानी कि जो कल का पश्चिमी पंजाब था और जो आज का बांग्लादेश जो कल तक पूर्वी बंगाल था, उससे पलायन करके आए हुए लोगों को जो वहाँ सताए गए केवल इसलिए क्योंकि वो एक मजहब को नहीं मानते थे, मानते छोड़िए, क्योंकि वो पर्टिकुलर सिर्फ एक मजहब को नहीं मानते थे, केवल इसलिए वो सताए गए, प्रताड़ित किए गए और इसलिए वो उसको सब छोड़ करके और यहाँ आने को मजबूर हुए। कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, कोई अपना मंदिर भी नहीं छोड़ना चाहता था। उनके कुल देवी कुल देवताओं के मंदिर भी वहीं रहे होंगे, ऐसे पुण्य स्थल भी वहाँ रहे होंगे और हैं आज भी 5 शक्तिपीठ जो सनातन धर्म में माने जाते हैं 51 शक्तिपीठ, उनमें से 5 शक्तिपीठ आज भी बांग्लादेश में आते हैं और मेरे ख्याल से शायद 2 के आसपास पाकिस्तान में आते हैं। तो कोई उसको छोड़ के नहीं आना चाहता था, लेकिन छोड़ के मजबूरी आना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि उनके पास वो गरीबी थी, तो गरीबी जो लोग थे वहाँ वो बहुत संपन्न थे, लेकिन वो अपना कोठियाँ, अपना कारोबार सब छोड़ के आए केवल एक चीज़ को बचाने के लिए, और वो एक चीज़ है धर्म। उस धर्म को बचाने के लिए केवल वो भारत में शरणार्थी बन करके आए और फिर अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोगों के साथ उसमें नागरिकता का बड़ा प्रश्न बना रहा लंबे समय तक, लेकिन अब इसके बाद जो घुसपैठिए हैं और जो असल ज़रूरतमंद है उसके बीच में डिफरेंशिएट होने का एक मार्ग रास्ता मिला है। वरना हर किसी को ये बात सही है कि हम आसरा नहीं दे सकते भारत की, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि कौन प्रताड़ित होकर आया है और कौन योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर पेनिट्रेट किया है, कौन यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट किया है, कौन यहाँ घुसपैठ किया है। इन दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। इस बात को भी कई लोग ये कहते हैं, मैं आपके माइक पे आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, समझाना भी चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा अंतर है। आपको ये समझना पड़ेगा, पहले तो ये जो एक्ट है ये कोई नागरिकता छीनने का नहीं है, ये नागरिकता देने का है पहली चीज़। तो किनको नागरिकता दी जाएगी? जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित किए गए हैं क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक मजहब को नहीं मानते थे। तो यानी वहाँ के हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हों, जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, मजहब के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों को नागरिकता देने का कानून ये भारत में है। अब ये बना दिया गया है, जो कि कल तक नहीं था। मैं बंगाल में और बाकी भी देश के कई हिस्सों में बंगाली भाषा बोलने वाला एक मतुआ समाज है, जिनकी आबादी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास मानी जाती है। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन लोगों के साथ बहुत जातियाँ हुई और उन्होंने अपना मजहब, अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने रीति रिवाज नहीं छोड़े। उन लोगों ने कटे मरे और शरणार्थी बन गए, लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। और जिन्होंने छोड़ा वो आज बांग्लादेश में बैठे, वो पाकिस्तान में बैठ के हुकूमत चला रहे हैं। लेकिन ये लोग 2 वक्त की सूखी रोटी खाने को तैयार हुए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो इसलिए ये लोग बधाई के पात्र हैं और मुझे लग रहा है कि इसलिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की ये नीति जो पूरे भारत को उन्होंने सौंपी है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी से पहले भी जनसंघ की जब स्थापना हुई थी, तो उस समय पर भी जो जनसंघ के स्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन लोगों का भी स्पष्ट मत ये रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक रहे परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी और पूज्य गुरु जी, इन लोगों का भी मत इस पर बहुत स्पष्ट रहा है। और इतने लंबे समय बाद ये कानून पास हो रहा है और असलमंद जो ज़रूरतमंद है उनको न्याय मिल रहा है। मुझे लग रहा है इस बात की खुशी हमने उस समय देखा था 2019 दिसंबर में, 11 दिसंबर को जब ये पार्लियामेंट से ये बिल पास हुआ, उसके बाद जिस तरह से विपक्ष के जो नेतागण थे और जिस तरह से एक साजिश के तहत हमारे देश के मुसलमान भाइयों को जिस तरह से गुमराह किया गया और एक लंबा प्रदर्शन शाहीन बाग में हुआ, देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन हुआ एक सुनियोजित तरीके से। जबकि ये बिल जब आया था उस समय भी गृह मंत्री जी ने कहा था कि ये किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है, नागरिकता देने का बिल है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन फिर भी इसी देश के नेतागण ने देश की अखंडता को तार किया और एक सुनियोजित तरीके से एक खाई पैदा करने की कोशिश की। आज पुनः जब ये एक्ट कल भारत सरकार ने इसको राष्ट्रपति के द्वारा जब ये घोषित हो गया, तो फिर कल से हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं, खास करके इंडी गठबंधन के जो नेता हैं और तमाम विपक्षी नेता,
इसको मुद्दा बना रहे हैं कि ये अभी लोकसभा चुनाव के समय क्यों लाया गया। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव मोदी जी ने जीत लिया था 2019 में, उसके तुरंत 6 महीने बाद लाए, तब उनको लगा कि क्यों लाए। अब अगर चुनाव से जस्ट पहले ला रहे हैं तो उनका प्रश्न है कि क्यों लाए, तो लाए कब भाई? चुनाव जीतने के बाद लाए तो भी तुम्हारे पेट में दर्द है, और चुनाव से पहले लाए तो भी तुम्हारे पेट में दर्द है। मतलब तुम्हारी असल जो पीड़ा है वो क्या है? लोगों को न्याय मिल रहा है, इससे तुम्हें पीड़ा है ना। कैसे जिन लोगों को आपने उनके अधिकारों से वंचित रखा हुआ था, उनको मोदी जी उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसको संविधान के दायरे में लाकर दे रहे हैं, और उसके लिए उनको खून पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। अब वो इतनी आसानी से कैसे दे रही है, उनको पच नहीं रहा है, और इसी कारण से उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब उनको लग रहा है कि भाई कि ये तो इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे लोग हैं, तो ये हो सकता है कि कल को मोदी जी को लाभ दे दें। अरे तो तुम आप कर लेते, आपके पास तो 70-75 साल थे, आपने इस देश में शासन किया इतने साल तक, आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों इस मुद्दे को इतने समय तक लंबित रखा? नहीं रखना चाहिए था, आपको कर देना चाहिए था। नेहरू जी के दौर में हो जाना चाहिए था ये काम तो। और नेहरू जी नहीं तो इंदिरा जी के करते, इंदिरा जी के ना करते तो राजीव जी के करते, और उसमें ना करते तो जो रिमोट कंट्रोल वाली 10 साल की मनमोहन सिंह की सरकार चली उसमें कर लेते, लेकिन नहीं किया गया। अब अगर मोदी जी ने किया तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। अब कल को ये बोलेंगे कि भैया कि मोदी जी जो है सांस भी क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो इनके कहने से क्या फर्क पड़ रहा है? जो इस देश के लिए जरूरत है, नरेंद्र मोदी जी अगर वो कर रहे हैं तो इस देश को, आम जनमानस को, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उसकी खुशी मिल रही है, और वो खुशी बराबर बड़ी संख्या में वोटों में तब्दील भी हो रही है। और यही कारण है कि आपको जो उमड़ती हुई भीड़ मोदी जी के रैलियों में दिखाई देती है, ये इसी प्रकार के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों की दिखाई देती है। उसमें कोई धन्ना सेठ नहीं होते हैं कि जो करोड़पति अरबपति लोग बैठे हुए, नहीं, उसमें आपको जो दिखाई देते हैं वो एकदम गरीब समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है वो दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो लोग कल तक बॉलीवुड के लोगों और बड़ा बड़े धन्ना सेठों के बीच में रहा करते थे, और एक शब्द बड़ा अच्छा से जो मोदी जी ने दिया था, साहिबजादे, तो ये जो खुद को साहिबजादे समझते थे, आज इनको ये समझना पड़ेगा कि उनके दरवाजे खोल करके और आम जनता में जाने की जरूरत है, और जो मूल मुद्दे हैं इस देश के उनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। आप बार बार नानी हाउस के नाम पर गायब नहीं हो सकते कि हम नया यात्रा यहाँ चला रहे हैं, उसके बाद गायब हो जाए, उसके बाद कहाँ गए तो पता ही नहीं है उनके कार्यकर्ताओं को कि हमारे नेता गए कहाँ। तो इससे तो उनको थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा और सीख लेनी पड़ेगी कि कैसे आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस किया जाए। कुछ दिनों बाद आम चुनाव होने जा रहे हैं देश में, कुछ दिन अब के बाद नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा चुनाव के। दिल्ली में लगातार 2 बार से भाजपा 7 सीट जीतते आ रही है। इस बार भी भाजपा के सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी की स्थापना, जो नींव रखी गई थी, वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ रखी गई थी, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ लड़ना पड़ रहा है। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? और बीजेपी, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के एक पदाधिकारी हैं, उत्तराखंड समाज के बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में रहते हैं, लगभग 10% के आसपास की आबादी है दिल्ली में, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उत्तराखंड समाज के। आप इस चुनाव में, आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट लाएगी और इस चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, ये चुनाव जो है वो इनकी आखिरी उम्मीद है, विपक्ष की आखिरी उम्मीद है कि ये भी करके देख लिया जाए, क्या पता ऐसे वो मोदी जी के बढ़ते हुए कदमों को रोक लें। लेकिन इनको निराशा हाथ लगेगी क्योंकि पिछली बार बीजेपी को 2019 में 56% वोट मिला था। यानी अगर पिछली बार के लोकसभा चुनाव को भी अगर हम देख लेते हैं तो उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों के वोटों का जोड़ लें तो भी 50% से नीचे होता है। बीजेपी तब भी 50% से ऊपर था, और सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 50% से ऊपर मत लेकर के आई थी, और दोबारा 50% से ऊपर मत लेके आने वाली है। तो ये बात तो आप छोड़ दीजिए कि बीजेपी का परिणाम क्या होगा। बीजेपी 7 सीटें बम्पर मार्जिन से जीतने जा रही है। हाँ, हो सकता है कि मार्जिन जितना पिछली बार था उससे थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि 7 की 7 सीटें जीतने आ रही हैं। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि कोई भी
वोटर अगर मतदाता के दृष्टिकोण से हम देखते हैं हम्म, तो वो वोट अपना वेस्ट नहीं करना चाहता। जब हाँ। दिखाई दे रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हाँ, तो जो हम आज कह रहे हैं कि 50-51% आएगा, तो आने वाले जब चुनाव खत्म होगा तो 57-58 तक भी हाँ। परसेंटेज पहुंच जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उत्तराखंड समाज के लोग एक अच्छी संख्या में दिल्ली में वोटर हैं। आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, उत्तराखंड समाज कुछ आप अपने स्थानीय भाषा में बोल सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, एक अ, दिल्ली सरकार के ऊपर जिस प्रकार के आरोप आए हैं, दिल्ली सरकार पे लगातार पिछले 2-3 सालों में हमने देखे एक के बाद एक बड़े घोटाले हुए, शराब घोटाले से लेकर के और डीटी से बस घोटाला, पानी घोटाला, ना जाने कितना है। तो एक उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा जो है उसमें एक लोक कवि हुए हैं, उनका नाम है नरेंद्र सिंह नेगी जी। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गीत लिखा था, वो भी भ्रष्टाचार के बारे में लिखा था, और मुझे लग रहा है कि वो परफेक्ट अभी अरविंद केजरीवाल जी पर परफेक्ट बैठता है। तो मैं उसी गीत को आपके सामने 2 पंक्ति गुनगुनाता हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि कमीशन को मीट भात, रिश्वत को रेलू, अब कथका खेलू। आप इसको समझने का कोशिश प्रयास कीजिएगा। कमीशन का मीट भात और रिश्वत, रेलू यानी कि रायता, और रिश्वत का रेलू, रायता जो है वो अब कितना खाएगा, कितना तेरा पेट अभी तक भरा नहीं है। ये एक कटाक्ष है, ये प्रश्नात्मक चिन्ह है इस पे, वो कितना खाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी का पेट कितना बड़ा है कि लगातार खाए जा रहे हैं, और दिल्ली की जनता के बीच में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। दिल्ली की सड़कों का, नालियों की, आपने देखा पिछले दिनों में जो बरसात का मौसम आया, किस प्रकार से मतलब थोड़ी सी बरसात होती है, पूरा दिल्ली पानी से भर जाता है। पूरी दिल्ली पानी से भर जाता है, जगह जगह। खास तौर पर जो कच्ची कॉलोनियाँ, मोदी जी ने इधर अनऑथराइज कॉलोनियाँ पास करी, ये बोला कि भाई कि आप दिल्ली सरकार इसका जो टैक्स होगा, ठीक है, आप अपने पास वसूलिएगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हो रहा है, तो कम से कम उसका काम तो कीजिए, उन कॉलोनियों में काम तो कीजिए। आपको मैं बता दूं कि 2008 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें सोनिया गांधी जी ने दिल्ली के इसी रामलीला मैदान में प्रोविजनल सर्टिफिकेट अनऑथराइज कॉलोनियों को पास करने के नाम पर बांटे थे, और 2008 का चुनाव दुनिया को, इस दिल्ली की जनता को, भोली भाली जनता को मूर्ख बना करके, और वो ले गई थी वोट कि हम करने जाने इसी नाम पर 2009 का लोकसभा का चुनाव भी उनका निकल गया, लेकिन मिला नहीं। 2014 फिर उसके बाद 19 में जब मोदी जी आए हैं, उसके बाद उन्होंने ये बिल पास किया है कैबिनेट में, भारत सरकार में, और उसके बाद जाकर के आज दिल्ली की जो 60% से ज़्यादा आबादी अनऑथराइज कॉलोनीज में रहती है, उनको पास करने का काम मोदी जी ने किया। लेकिन उसमें मूलभूत सुविधाएं देने का काम जो दिल्ली सरकार को करना था, वो अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया है। इसी कारण से थोड़ी सी बारिश होने पर भी दिल्ली में जगह जगह जाम लग जाते हैं, नाले फुल हो जाते हैं, ओवरफ्लड होने लगता है। ये सब काम है। बचा कुचा जो एमसीडी का काम था, वो भी इनके हाथ में आने के बाद से ठप पड़ा हुआ है। आए दिन आप देखेंगे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, सभी सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। ये सब चीज़ें बहुत ही अराजक स्थिति में। इन्होंने कहा था हम इतने स्कूल बनाएंगे, इतने कॉलेज बनाएंगे, इतनी यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं। एक भी हॉस्पिटल, स्कूल, नया कॉलेज नहीं बना। इन्होंने कहा कि हम एम्स जैसे हॉस्पिटल 4-5 बना देंगे, नया हॉस्पिटल नहीं बना। तो ये स्थिति बड़ी अराजक है, और मुझे लग रहा है कि अभी ये सरकार बहुत ज़्यादा दिन के मेहमान के रूप में है, और बस ये मुझे लग रहा है लोकसभा चुनाव खत्म होने की देरी है, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की जो सरकार की अंतिम गिनती है वो शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आपसे तमाम विषयों पर चर्चा हुई। धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।